हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज फिर से अकाउंट्स की सेशन है और ये क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है इसको आप कह सकते हो कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये कहा जाए तो ये बेस है बिल्कुल अकाउंट्स का। कई बार क्या होता है, बच्चों को क्लास 12th में या ग्रेजुएशन में या सीए की कोर्सेज करने में या सीयूटी के सिलेबस में दिक्कत आती है, और उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि उनका जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं होता है। तो आज की सेशन में हम जर्नल एंट्रीज को मैंने डिवाइड करा है, 2-3 सेशन में डिवाइड करा है, सो दैट कि सारे के सारे टर्म्स अच्छे से कवर हो जाएं। तो आज का जो सेशन है इसमें मैं बेसिक अकाउंटिंग के बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करना चाहता हूं। सो अगेन लाइक टू स्टार्ट विद दिस एंड without delay let's start the session for the day, right? So let's start. So basically journal का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। जर्नल का वैसे जो मतलब होता है, it is a combination of two words which means jur plus null. So jur का मतलब होता है day to day और null का मतलब होता है recorded transaction. So complete meaning में देखा जाए, so the primary book of accounting account in which financial transactions are first recorded in chronological order, that is in the order in which they are entered, is called the journal. फाइनेंशियल कैरेक्टर, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन इनकर्ड होते हैं उसी तरह से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, राइट? Now term or expression related with the journal. So obviously it is a book of original entry. Journal is called a book of original entry, also called book of prime entry. So दोनों बोल सकते हैं हम, original entry and we can also call it prime entry. As a transaction is first recorded or written in this book and thereafter transferred, posted into the ledger accounts. Now, what is a journal entry? So, journal entry, an entry recorded in the journal proper is called a journal entry. Don't get confused. Journal proper का मतलब वो subsidiary books में जो आपने पढ़ा होगा, definitely that is a general journal. Journal proper, तो यहाँ journal का ही मतलब है, general journal से या journal proper से उसका मतलब नहीं है। What is journalizing? Journalizing is the procedure of recording transaction in a journal. Now, what is posting? Posting is the process of transferring a journal entry into the ledger account. So, journal entry क्या होती है, journalizing क्या होती है and posting क्या होती है, इसके बारे में हमने यहाँ समझा। Now, nature of journal account. So, a journal is a book in which transactions are initially documented chronologically, that is in order in which they incur. As a result, it's known as the book of prime entry. इसलिए इसको हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। एंड देयर आर सर्टेन रोल्स ऑफ द जर्नल जो अभी हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रोल है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर, राइट? सो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होते हैं एज डेट वाइज उस हिसाब से हम रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारी बिजनेस स्टार्ट होती है सपोज 9 o'clock इन द मॉर्निंग और 9 o'clock से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए, तो जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले लिखेंगे। सेम डे में सपोज 20 ट्रांजैक्शन होते हैं तो हम टाइम के हिसाब से उसको लिख लेते हैं, मतलब डेफिनेटली एक ही डेट डालेंगे, टाइम मेंशन नहीं होगा। लेकिन सपोज 9 o'clock में कुछ ट्रांजैक्शन है तो उसको पहले करेंगे, फिर 10 o'clock का बाद में आएगा तो 10 o'clock में कोई रिसीव हुई या पेमेंट हुई उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। सो इट गोज ऑन लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होता है वैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। To classify and record transaction as debit or credit. Accurately recorded both the debit and credit side of the transaction to make it easier to post the transaction into the ledger accounts. Now, what are the steps in the journal? मैं आपको अलग से भी steps बताऊंगा, लेकिन ये कुछ steps जो हैं simple steps मैं 3 बताता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और भी increase करूंगा, अभी आपसे बात करूंगा। पहला स्टेप्स क्या होता है? तो सबसे पहले जो अफेक्टेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम समझेंगे कि व्हाट आर द, एक ट्रांजैक्शन में देयर आर 2 एस्पेक्ट व्हिच इज बीइंग अफेक्टेड। तो वो अफेक्टेड बाय ट्रांजैक्शन क्या है वही मैंने कहा कि मैं अभी एलैबोरेट करूंगा। डिटरमाइन द टाइप ऑफ अफेक्टेड अकाउंट्स, लाइक सपोज हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट होगा।
मॉडर्न अप्रोच इफेक्ट फॉलो कर रहे हो तो ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स हमारा अफेक्टेड होगा। पिछले सेशन में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था। आज उस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ये कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था आज उसका पूरा का पूरा यहां उसको यूज में लेना है। नेक्स्ट है यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स डिटरमाइन विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड अलोंग विद द नरेशन। नरेशन क्या होता है? इट इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इट इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ अ ट्रांजैक्शन, राइट। अब इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं हम। तो देखो ये फॉर्मेट है, यहां मैं दिस इज योर डेट, ठीक है, ये आपके लिए हो गया डेट। ये फॉर्मेट में आपका अभी बना देता हूं। सो दिस इज योर डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया। दिस इज योर डेट, ये हमारा डेट के बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा एलएफ हो गया। ये डेबिट और क्रेडिट, तो ये डेबिट का अमाउंट रुपीस और क्रेडिट का अमाउंट रुपीस। आप इसको चाहो तो ऊपर में भी डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर सकते हो। तो डेट का मतलब है कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, जिस डेट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स में जो भी डेबिट और क्रेडिट होगा कैसे होगा वो भी हम अभी बात करने वाले हैं। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। तो बेसिकली इस जर्नल एंट्रीज को हमने लेजर के किस पेज नंबर में, इन शॉर्ट में बताऊं तो किस पेज नंबर में हमने ट्रांसफर करा है, वो पेज नंबर ही लेजर फोलियो में होता है बेसिकली, ठीक है। डेबिट का मतलब किसको आपने डेबिट करा उसका अमाउंट, और किसको आपने क्रेडिट करा उसका अमाउंट आप लिखोगे, राइट। तो ये हमारा जर्नल का एक फॉर्मेट हो गया। अब कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज की मैं बात आज करने वाला हूं। वैसे जो एंट्रीज हैं उसमें कई सारी एंट्रीज हैं, मैं बताऊं आपको तो 50 से ज्यादा की एंट्रीज आपको देखना पड़ेगा इनिशियल स्टेजेस में, जिसमें मैंने उसको कैटेगराइज बांटा है। जैसे आज मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर रिलेटेड विद बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में बात करूंगा, एंड सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जिसमें बहुत सारी एंट्रीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस टॉपिक के हिसाब से, इस हेड्स के हिसाब से हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो प्लान ऑफ एक्शन है सेशन 1 का, वो बेसिक जर्नल एंट्रीज का ही है, तो उसको समझेंगे हम। बेसिक जर्नल एंट्रीज में आपको मैं बताऊं कि बेसिक जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, और जर्नल एंट्री जब तक हम कंप्लीट करेंगे तो बेसिकली टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। In short, journal entries can be classified into 3 categories. They are simple or single journal entries, compound journal entries and opening journal entries. तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है, और ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है, इसके बारे में हम सेशन 1, probably 2 and 3 में भी हम इसकी डिस्कस करेंगे। पहला है सम बेसिक जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसको इलैबोरेट तरीके से हम समझ सकते हैं उसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई हम जर्नल एंट्रीज को पास करें उससे पहले कुछ बेबी स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वो मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं, फिर से रिविजिट कर लेते हैं उसको। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दो कौन से एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, 2 एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है, एंड वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इन सब चीजों की आप इनिशियल लेवल पे पता कर लेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। या सपोज कोई ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई जर्नल एंट्रीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इसका आप अप्लाई करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जैसे मैं इसका लेता हूं, सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको एक रिविजिट करा देता हूं कि आपका जो मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या था उसका एक बार रिविजिट करा देता हूं। तो देखो, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज एंड दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज। इंडिया में जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम ORS की जगह ORL का घोल देते हैं। अकाउंट्स पढ़ के हम CA बनते हैं, यहां हम EA बनते हैं। CD प्लेयर हमारे घरों में होता है, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। बच्चों, इसमें बस मैंने एक राइमिंग का वर्ड यूज करा है, तो उसको बहुत पर्सनली नहीं लेना है। तो CD का मतलब C स्टैंड फॉर क्रेडिट, D स्टैंड फॉर डेबिट, D स्टैंड फॉर डेबिट एंड C स्टैंड फॉर क्रेडिट, वेयर O स्टैंड फॉर ओनर्स कैपिटल, R फॉर रेवेन्यू, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस एंड A फॉर एसेट्स। तो ये हो गया। तो ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जैसे मैंने बताया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
अच्छा, इसमें एक बच्चों की कॉमन कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, पहले अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है और अकाउंट्स उन्होंने स्टार्ट करा और अकाउंट्स में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। कैसे दिक्कत आती है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी मैं अकाउंट्स करता हूं या जब भी हम अकाउंट्स करेंगे, तो बेसिकली वी ओनली थिंक ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेसमैन के बिहाफ में नहीं सोचना है, हमें सोचना है बिजनेस के बिहाफ में कि बिजनेस में वो क्या इंक्रीज हुआ और क्या डिक्रीज हुआ, उसका इफेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, उसी को हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने इसका बताया कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो जैसे जैसे मैंने बताया कुछ स्टेप्स की मैं बात करूंगा जो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका क्या क्या होगा। तो देखो, जैसे इसमें मैं बात करूं तो दो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट है, मतलब दो एस्पेक्ट। पहला है कैश, दूसरा है कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का जो कैटेगराइजेशन एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम करें, तो बिजनेस के लिए कैश एक एसेट्स है। ठीक है, कैश क्या है? एक एसेट्स है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो एसेट्स है। कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? ये ओनर्स कैपिटल है, तो मैं यहां कैपिटल लिख देता हूं। तो देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन मिले तो ट्रांजैक्शन को में से आप दो एस्पेक्ट निकाल लीजिए, राइट? ये दो एस्पेक्ट निकल गए इस ट्रांजैक्शन में से। उसके बाद निकाल लीजिए इस ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट निकाले हमने, उसके नेचर क्या क्या हैं। तो जैसे कैश का नेचर क्या है? एसेट्स है, और कैपिटल का नेचर क्या है? ये ओनर्स कैपिटल है। अब तीसरा हम सोचेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डज इट अफेक्ट इन आवर बिजनेस? तो जो ये कैश एसेट्स है, ये हमारे बिजनेस में, हम पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेसमैन, तो हमारे बिजनेस में ये कैश इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से कैपिटल भी हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले हमने क्या क्या फाइंड आउट करा, इसको बहुत ही माइन्यूटली समझने की जरूरत है बेटा। जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन आए, उसके सबसे पहले दो एस्पेक्ट निकाल लीजिए आप। दो एस्पेक्ट निकालने के बाद आप ये फाइंड आउट करिए कि वो कैसे अफेक्टेड हैं, ठीक है, और उनका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कर लीजिए, आपका जर्नलिस्ट कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा। ये मैं बेसिक की वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब भी हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे एंट्रीज, थोड़े टफ डिफिकल्ट एंट्रीज की भी बात करेंगे, तो कभी भी ये रूल के थ्रू से आपकी इनकरेक्ट नहीं होगी, और ये एक बेस बन जाएगा कि कभी भी हमारे कोई जर्नलिस्ट नहीं आ रही, जस्ट अप्लाई ऑन दिस रूल, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो बेटा क्या करोगे आप? डेबिट करोगे, और कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्या करोगे आप? इसको क्रेडिट करोगे। तो जब भी जर्नलिटीज करें तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये मैं आपको अपने तरफ से समझा देता हूं, ठीक है। तो इसमें तीन चीजों आपको करना है। सबसे पहले आपको जो टू एस्पेक्ट हैं, जो सबसे पहले टू एस्पेक्ट हैं आपके एक सेकेंड, जो सबसे पहले आपके दो एस्पेक्ट हैं उसकी बात हम कर लेंगे। तो जो टू एस्पेक्ट हैं बिजनेस के, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट होना चाहिए, तो पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे। कभी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब ये जो दो एस्पेक्ट हमने फाइंड आउट करा है, इससे कनेक्टेड क्या है? इसका नेचर फाइंड आउट कर लिया, नेचर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब यहां जो हमने दो एस्पेक्ट फाइंड आउट करा है, उसी का को अकाउंट बोलते हैं। तो उसका नेचर क्या है? जब भी मैं नेचर की बात कर रहा हूं, तो एज पर द मॉडर्न अप्रोच इट शुड बी ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और एसेट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं तो आपका वो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन आई वुड प्रिफर कि आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच से करना चाहिए, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है और इजी भी होगा, और फास्ट आप क्या कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो जब तक ट्रेडिशनल अप्रोच का पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के बारे में सोचो, या नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के बारे में सोचो, उससे ये फास्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि आप मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करिएगा। तो पहला आपने टू एस्पेक्ट फाइंड आउट कर लिया बेटा, दूसरा इनका नेचर ऑफ अकाउंट्स आपने फाइंड आउट कर लिया, और तीसरा जो इससे कनेक्टेड होगा वो हो जाएगा हाउ अफेक्टेड। तो जब मैं हाउ अफेक्टेड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अफेक्टेड का मतलब सिंपल एक ही चीज होगा, या तो इंक्रीज या डिक्रीज।
जो कि हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अंडर मॉडर्न अप्रोच बेसिस है, इंक्रीज और डिक्रीज, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि बिजनेस में ये दो एस्पेक्ट में से कौन सा एस्पेक्ट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं या एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये एस्पेक्ट हमने उसका इफेक्ट जो है वो पता कर लिया। एंड फोर्थ वाला स्टेप क्या होगा, देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो हर टाइम जब भी आप इसको करें तो सबसे पहले एस्पेक्ट को देखें, दो एस्पेक्ट क्या क्या होता है, फिर उसका नेचर देख लें कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या उसका होगा, फिर कैसे ये अफेक्ट कर रहा है वो देख लें, और उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई कर लें, राइट। सो ये बेसिकली आपका प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैंने यहां कैश और कैपिटल के लिए देखा कि कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसको मैं फॉर्मेट में कैसे दिखाऊंगा वो भी मैं आपको करके बता रहा हूं। तो जैसे ये फॉर्मेट है मेरा, ठीक है, तो इसका मैं एक पर्टिकुलर डेट भी ले लेता हूं, सपोज 2022 और 15th नवंबर, सो 15th नवंबर, राइट, ये मैंने ले लिया और इसमें हमने स्टार्ट कर लिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वैसे वैल्यू गिवन है 1 लाख रुपए का, वही वैल्यू ले लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो देखो डेबिट वाला जो है इसके सामने आपने 1 लाख रुपए यहां कैश के सामने लिख दिया और कैपिटल के सामने यहां आपने क्रेडिट में 1 लाख रुपए यहां भी आपने लिख दिया। तो इसमें आपके 2-3 डाउट्स होंगे। सबसे पहला डाउट होगा कि सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपने करा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं करा? देखो, whenever we are talking about the two aspect of account, I mean two sides of account, not aspect, two sides of account, तो दो ही साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो जब आपने पहले वाले एस्पेक्ट को डेबिट कर दिया, मतलब एक एस्पेक्ट को आपने डेबिट कर दिया आउट ऑफ द टू एस्पेक्ट, तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, डेबिट और क्रेडिट दो ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन डेबिट हो चुका है तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 100% वो क्रेडिट होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि डेबिट और क्रेडिट में क्या सर हम इसको, मतलब जो बच्चों की कॉमन क्वेरी होती है वो होती है कि सर क्या हम इसको डेबिट और क्रेडिट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं? किसी भी ऑर्डर का मतलब है कि क्या सर पहले क्रेडिट को लिख दें और फिर डेबिट को लिख दें? नहीं बेटा, डेबिट ऑलवेज कम फर्स्ट, डेबिट ऑलवेज कम फर्स्ट। तो डेबिट ऑलवेज दो एस्पेक्ट में से डेबिट फर्स्ट आएगा, तो डेफिनेटली क्रेडिट वाले आइटम को हमें सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। तीसरे बच्चों का जो क्वेरी होता है वो क्या होता है कि सर क्या हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एक लाइन में? नहीं बेटा, अकाउंट्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो बेसिकली इसका एक सर्टेन फॉर्मेट है, सर्टेन वे है जिससे हम प्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली इसके दो कॉलम में, दो लाइंस में हम इसको लिखेंगे। डेबिट पहला वाला आएगा और दूसरे में कैपिटल का, या मतलब जैसे कैपिटल हमारा है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये 3 क्वेरीज होती हैं जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें नरेशन की बात करते हैं। नरेशन इज जस्ट अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या था? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उससे पहले क्या लगा देना हमें? बीइंग। ये हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और हर एंट्रीज के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, पूरे में कंप्लीट में लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो पर्टिकुलर से यहां से स्टार्ट हो और पर्टिकुलर पे भी खत्म हो जाए, सो दैट वी कैन सेपरेट वन ट्रांजैक्शन विद द अदर ट्रांजैक्शन। आपका एक ट्रांजैक्शन की वो एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन जो आपके लिए हर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव होता है, तो एक ट्रांजैक्शन और दूसरे ट्रांजैक्शन में आपको डिफरेंस रखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है जो पर्टिकुलर से पर्टिकुलर पे ही खत्म हो जाए। आई एम श्योर कि फॉर्मेट समझ गए होंगे आप और इसकी नरेशन भी समझ गए होंगे। और इसी के थ्रू से मैं आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज भी समझा देता हूं। कंपाउंड जब आएगा तो समझा देंगे, ओपनिंग जब आएगा तो समझा देंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होता है कि इन अ ट्रांजैक्शन व्हेन देयर आर ओनली 2 एस्पेक्ट and out of the 2 aspect, if one aspect is being debited and another aspect is being credited, that is your simple journal entries. Compound और opening में आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा हो गया बच्चे गुड्स के लिए।
तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो गुड्स का मतलब क्या था, गुड्स वही परचेज करोगे तो प्लस और सेल्स करोगे तो माइनस, परचेज रिटर्न होगा तो माइनस और सेल्स रिटर्न होगा तो प्लस, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कर रहे थे। अब आपको साइड्स के फॉर्म में करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब जो है, गुड्स इज अ ग्रॉस मीनिंग वर्ड। व्हेन आई से गुड्स, इसका मतलब क्या है, ये ग्रॉस मीनिंग वर्ड है जिसका रिलेशन होता है गुड्स परचेज से, गुड्स परचेज से, जिसका कनेक्शन होता है गुड्स सोल्ड से, जिसका कनेक्शन होता है गुड्स परचेजेस रिटर्न से। परचेज रिटर्न को बच्चों हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। चौथा है जिसको हम गुड्स का कनेक्शन सेल्स रिटर्न से भी हो सकता है। सेल्स रिटर्न का दूसरा जो नाम है बच्चों वो रिटर्न्स इनवर्ड भी हो सकता है, रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं। जैसे परचेजेस हमारे लिए है, तो परचेज हमारे लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, एक एक्सपेंस होता है। सेल्स हमारे लिए क्या होता है? एक रेवेन्यू होता है। तो देखो मैं क्यों बता रहा हूं परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जब बात करी थी तो थोड़ी सी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी थी। सो देयर वी फाइंड कि परचेज इज एन एक्सपेंस और सेल्स आपके लिए क्या है? रेवेन्यू है। देखो परचेज आपका एक्सपेंस है तो परचेजेस रिटर्न आपका क्या होगा? ऑपोजिट टर्म है ये आपका, या तो आप इसको डिक्रीज इन एक्सपेंस मान लो या रेवेन्यू मान लो, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है तो सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या हो सकता है? ये या तो इसको एक्सपेंस मान लो या डिक्रीज इन रेवेन्यू मान लो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न्स इनवर्ड भी बोलते हैं। तो इस सब के एग्जांपल एक एक ले लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले परचेजेस का एग्जांपल लेता हूं, परचेजेस का एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है जब भी परचेजेस की बात करते हैं तो बेसिकली एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन, जो हमने बहुत पहले एक सेशन में करी थी। ट्रांजैक्शन दो तरह के से होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जैसे मैं परचेजेस की टर्म की बात कर रहा हूं तो इसमें भी दो एस्पेक्ट, दो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। एक तो कैश परचेजेस के ऊपर मैं बात करूंगा और एक मैं क्रेडिट परचेजेस के ऊपर में भी बात करूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैश परचेजेस। जैसे मैंने यहां एग्जांपल एक ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, ये भी आपका कैश ट्रांजैक्शन हो गया। इसमें दो तीन ट्रांजैक्शन मैं और भी बता देता हूं। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए फॉर कैश होता तब भी ये कैश ट्रांजैक्शन होता। कैसे होगा? तो जब हम क्रेडिट की बात करें तब मैं इसमें आपको एलैबोरेट करूंगा। इसमें दो एस्पेक्ट क्या हो गए? तो इसमें दो एस्पेक्ट हो गया बेटा परचेजेस। अब बोलोगे सर गुड्स क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि गुड्स एक ग्रॉस मीनिंग वर्ड है जिसका कनेक्शन गुड्स परचेजेस से, गुड्स के सेल्स से, गुड्स की परचेजेस रिटर्न से और सेल्स रिटर्न से भी होता है। तो यहां स्पेसिफिक क्या है? गुड्स परचेजेस है, इसलिए मैं परचेजेस को ले रहा हूं। दूसरा बेटा कैश है। सो जैसे मैंने बताया कि आपने दो एस्पेक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब इसका नेचर आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो नेचर का मतलब है कौन सा अकाउंट्स ये इन्वॉल्व है। तो परचेज आपके लिए एक्सपेंस हो गया और कैश आपके लिए एसेट्स हो गया। अब हाउ अफेक्टेड? तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी डेबिटेड और एसेट्स जब भी डिक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसकी जर्नलिटीज आप क्या करने वाले हो बेटा? मैं फॉर्मेट में नहीं, वैसे ही आपको, क्योंकि मेरा मेन काम है कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन बनाना, क्योंकि अकाउंट में तो आप लिख ही दोगे। तो इसकी एंट्री वैसे क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी इसकी जर्नल एंट्रीज आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हर टाइम जब भी करें तो ये वाला जो मैंने बताया आपको जैसे करें, सबसे ऊपर में टॉप में ये लिख लें, ये इंक्रीज और डिक्रीज का। और ये वाला जो मेथड मैंने गुरु मंत्र बताया आपको कि इंडिया में जो बच्चों की तबियत खराब होती है तो ORS की जगह ORL का घोल दे दीजिए और अकाउंट्स पर के हम CA बनेंगे, यहां हम EA बनेंगे। CD प्लेयर होता है, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। C स्टैंड फॉर क्रेडिट, D स्टैंड फॉर डेबिट, D स्टैंड फॉर डेबिट, C स्टैंड फॉर क्रेडिट। तो ये जो कॉम्पैक्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्रेडिट की बात करते हैं बच्चों, तो गुड्स सोल्ड, सॉरी गुड्स परचेज की बात करें, गुड्स परचेज फ्रॉम
परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। ठीक है, तो इसमें दो फैक्टर क्या हो गया बेटा, पहला हो गया परचेजेस, ऑलराइट, सो परचेजेस हो गया पहला फैक्टर, दूसरा क्या हो गया, मिस्टर राम। सो परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और राम हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। द पर्सन फ्रॉम whom वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड द क्रेडिटर्स। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्सपेंस परचेज के थ्रू से बढ़ा है और इसी तरह से हमारी बिजनेस में क्रेडिटर की भी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब लायबिलिटीज भी हमारे बिजनेस में बढ़ गया है, बिकॉज वी बॉट द गुड्स और हमने अभी पेमेंट नहीं करा है। इसका मतलब है कि वी आर स्टिल लायबल टू पे टू आवर क्रेडिटर्स, तो ये हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ गई। क्रेडिटर का मतलब बेटा ये आपकी लायबिलिटीज हो गई। तो आपको पता है एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। जब भी जरूरत पड़े इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्रीज में पोस्ट कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम्स अकाउंट। ठीक है, मिस्टर राम्स अकाउंट आपने करने की जरूरत है। इज दैट ओके? अब इसी परचेजेस में सपोज मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं, क्योंकि एक ही टर्म हो गया। सेल्स को जैसे मैं सेल्स रिटर्न से कनेक्ट कर दूंगा, एक ही टर्म हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट टर्म है, रेलेवेंट टर्म है। तो जैसे मान लो कि हमने राम को 15,000 का गुड्स परचेज करा है राम से, एंड आउट ऑफ द 15,000 वर्थ गुड्स इफ 2,000 वर्थ गुड्स इज फाउंड डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव हो गया या नॉट अप टू मार्क हो गया और नॉट अप टू द सैंपल हो गया, तो हम वी वांटेड टू रिटर्न इट बैक टू मिस्टर राम। तो क्या करेंगे, तो यही मैं इसका रेलेवेंस यहां फाइंड आउट करके बनाता हूं। सपोज तो ये गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न टू मिस्टर राम। ठीक है, तो आपने रिटर्न कर दिया मिस्टर राम को। तो यहां दो फैक्टर क्या क्या अफेक्टेड हो गए, बहुत सिंपल। एक तो मिस्टर राम हो गया। अब मिस्टर राम कौन है हमारा, मिस्टर राम हमारे लिए हमारा क्रेडिटर है। मिस्टर राम हमारा कौन है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर होता क्या है बेटा, ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। ठीक है, और सिंस हम रिटर्न करें इसलिए लायबिलिटीज हमारी डिक्लाइन हो रही है, ऑलराइट। और ये टर्म का नाम है परचेजेस रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को मैंने दो कंडीशंस में बताया आपको, दोनों कंडीशन करेक्ट है। पहला मैंने बताया कि परचेज का उल्टा सिंस परचेज रिटर्न होता है, तो इफ परचेज इज एन एक्सपेंस सो परचेज रिटर्न वुड बी अ रेवेन्यू सिंस वी आर गेटिंग 2,000 बैक फ्रॉम राम। और ऐसा भी कह सकते हैं कि राम से हमने 15,000 का खरीदा तो 2,000 सिंस डिफेक्टिव है, तो नाउ वी आर ओनली लायबल टू पे हिम द बैलेंस अमाउंट दैट इज 13,000। ठीक है, तो इसको दोनों कर सकते हैं, या तो इसको डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर एक्सपेंस बोल दीजिए, या आप इसको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ये रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सो परचेज रिटर्न मैं यहां इसको एक्सपेंस के तौर पे ही ले रहा हूं, और एक्सपेंस यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वी गेट द रिफंड फ्रॉम मिस्टर राम, और हम कम पे करेंगे, ये भी हो सकता है। तो लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी डेबिटेड, और एक्सपेंस जब डिक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड। सो द एंट्री शुड बी मिस्टर राम्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, मिस्टर राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, और ये हमने इसकी एंट्री पास कर दी है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। मैंने गुड्स परचेज में कैश और क्रेडिट की बात करी, क्रेडिट के साथ साथ मैंने परचेज रिटर्न की भी बात करी है। ये सारे रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है और बेसिक कैटेगरी में अभी आते हैं। अब मैं सेल्स की और सेल्स रिटर्न की नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं सेल्स की बात करूं तो डेफिनेटली मैं जब सेल्स की बात करूंगा तो सेल्स भी दो तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है कैश सेल्स, ठीक है, पहला क्या हो सकता है, कैश सेल्स, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, क्रेडिट सेल्स।
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश amounted to rupees 25,000। ठीक है, तो इसमें दो फैक्टर क्या क्या अफेक्टेड हो गए आपके, एक तो बेटा पहला अफेक्टेड हो गया कैश, दूसरा क्या हो गया सेल्स। कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए एसेट्स है, ऑलराइट। सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है। एसेट्स हमारे लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी हमारे लिए क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करने वाले हो बेटा आप, इसकी जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल सी करने वाले हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, तो ये सब चीज समझने में आनी चाहिए। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, जितने ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, उतनी क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी इसका मतलब है कि कभी भी प्रॉब्लम लाइफ में होनी नहीं है। तो इसमें इसलिए जब भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन से पूछो, इस ट्रांजैक्शन से पूछो कि उसमें दो एस्पेक्ट क्या क्या हैं, और वो एस्पेक्ट हमारे को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और उसमें इफेक्ट कर रहा है तो वेदर इंक्रीज और डिक्रीज वाला पहले देखो, इफेक्ट में देखेंगे, एंड देन वी कैन इजीली अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू अंडरस्टैंड, टू नो द जर्नल एंट्री, राइट। सो इतने तरह के आपको पहले एस्पेक्ट फाइंड आउट करिए, नेचर फाइंड आउट करिए, हाउ अफेक्टेड फाइंड आउट करिए, एंड देन यू कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इसको चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट मैं क्रेडिट सेल्स की एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्रेडिट सेल्स का एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, goods sold to Mr. Mohan, goods sold to Mr. Mohan for rupees 20,000 on credit। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, सपोज इस ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन फॉर रुपीज 20,000 होता, ऑन क्रेडिट नहीं भी होता, फिर भी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि किसी का नाम मेंशन हो एंड उसके बाद फॉर कैश या बाय चेक मेंशन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें दो फैक्टर क्या क्या हो गए बेटा, इसमें दो फैक्टर हो गए मिस्टर मोहन जो कि हमारे लिए कस्टमर है, जिसको हम सेल करते हैं, कस्टमर है, डेटर जिसको बोलते हैं। डेटर इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यस वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, तो एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, दूसरा एस्पेक्ट हमारा सेल्स है, वो हमारे लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू यहां क्या हो रहा है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी डेबिटेड, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा ये। तो इसका आप क्या एंट्री पास कर सकते हैं, इसको हम एक बार देखते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बहुत सिंपल सी, इसकी एंट्री हो जाएगी मिस्टर मोहन्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, सपोज इसी में सेल्स रिटर्न हो जाता तो हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, एक बार हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज सेल्स रिटर्न की बात होगी, ठीक है, यहां मैं छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सेल्स रिटर्न की बात होगी, सेल्स रिटर्न का मतलब सपोज हमने मिस्टर मोहन को 20,000 का गुड्स सेल करा, and out of 20,000 suppose 5,000 worth goods is not up to the mark or not as per the sample, तो मिस्टर मोहन हमें रिटर्न कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और इसी को मैंने आपको बताया था, इसको हम रिटर्न्स इनवर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, रिटर्न्स इनवर्ड भी बोल सकते हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए सेल्स रिटर्न में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 returned by Mr. मोहन। तो देखिए इसमें दो फैक्टर क्या क्या अफेक्टेड हो गए। पहला अफेक्टेड हो गया मिस्टर मोहन, और मिस्टर मोहन हमारे लिए क्या है बच्चों, मिस्टर मोहन इज अ कस्टमर एंड इन अकाउंटिंग फॉर्म वी कैन कॉल इट डेटर्स।
डेटर हमारे लिए एसेट्स है जो कि डिक्लाइन हो रहा है, ऑलराइट। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को दो फॉर्म में आप देख सकते हो। सेल्स रिटर्न आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, दिस इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, दिस इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। तो जब डेटर एसेट डिक्लाइन होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड, और जब हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन होगा इट्स सपोज टू बी डेबिटेड। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होने वाली है बेटा, इसको जो जर्नल एंट्रीज होने वाली है वो बहुत सिंपल सी, इसकी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट, मिस्टर मोहन्स अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी। ओके बहुत सिंपल है। इसको आप, ये तो आपने एंट्रीज कर लिया, इसको कंपेयर भी कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो जब हमने सेल करा था तो मिस्टर मोहन टू सेल्स हो गया, बिकॉज सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और कस्टमर भी इंक्रीज हो रहा है। जब रिटर्न करेंगे द एंट्री शुड बी रिवर्स्ड। तो आप देखो कि ये जो सेल्स है ये सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स इज अ रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न इज अ डिक्रीज इन द रेवेन्यू। हियर द सेल्स इज द इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। सेल्स रिटर्न आपके रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। मोहन आपके लिए कस्टमर है, एसेट्स है, और ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और यहां मिस्टर मोहन आपका एसेट्स है जो डिक्लाइन हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो आप इसको लॉजिक से भी समझ सकते हैं। लुक एट माई टू फिंगर्स, यहां आप देख सकते हो कि जब भी आपने मोहन को बेचा तो व्हाट इज द एंट्री? मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने इसको बेस ले लिया, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब ये रिटर्न करेंगे सो द एंट्री शुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो बहुत सारे लॉजिक है समझने के लिए, लेकिन ये जो है कंक्रीट लॉजिक मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व फाइंड आउट कर लीजिए, उसका नेचर फाइंड आउट कर लीजिए, हाउ अफेक्टेड फाइंड आउट कर लीजिए, एंड देन यू कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कभी भी ट्रांजैक्शन इनकरेक्ट नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की। देखिए जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस तीन तरह के हो सकते हैं, और ये मैं आपको टेंस के हिसाब से बताने वाला हूं। तो पहला एक्सपेंस क्या हो सकता है? पहला हो सकता है आपका प्रेजेंट एक्सपेंस, जो कि एक्सपेंस है, प्रेजेंट एक्सपेंस, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है। दूसरा क्या हो सकता है? पास्ट एक्सपेंस, जो कि आपके लिए लायबिलिटीज है। और तीसरा क्या हो सकता है? फ्यूचर एक्सपेंस, जो कि हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, अब कैसे है ये देखिए। प्रेजेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, रेंट पेड से ₹50,000। तो देखिए रेंट पेड, इसमें दो फैक्टर क्या क्या अफेक्टेड हो गए, एक तो रेंट हो गया, दूसरा हो गया कैश। तो इसका मतलब करंट मंथ का रेंट था जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज, सो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, और जब हमने पेमेंट करी तो एसेट हमारा डिक्लाइन हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैश जब डिक्लाइन होगा तो इट्स सपोज टू बी क्रेडिट। सो द जर्नल एंट्री शुड बी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका प्रेजेंट रेंट हो गया। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट रेंट हो गया। मैं पास्ट रेंट की बात करूं तो पास्ट रेंट को बोलते हैं हम, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज से 4,000। ठीक है, तो इसमें देखिए दो बातें होगी। पहले, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसका मतलब थोड़ा अलग होता है, वो अकाउंटिंग फॉर्म में हम आउटस्टैंडिंग का मतलब से समझते हैं। वैसे कनेक्शन सेम ही। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए उससे ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उससे बेहतर। यहां भी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस ड्यू बट इट हैज नॉट येट बीन पेड। तो ये भी ओवर ड्यू हो गया, ये भी वहां ओवर परफॉर्मेंस थी, यहां भी ये ओवर ड्यू हो गया, राइट। सो इसमें दो फैक्टर अफेक्टेड हो गए। एक तो हमारे लिए, जैसे रेंट का मैंने एग्जांपल ले लिया, तो रेंट एक अफेक्टेड हो गया जो कि हमारा एक्सपेंसेस है और वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू है बट इट हैज नॉट येट बीन पेड, तो ये लायबिलिटीज हो गई और ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लायबिलिटीज क्यों हो गई, इसका हम एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। सपोज वी आर रनिंग इन द मंथ ऑफ से नवंबर, राइट, और
अक्टूबर मंथ का रेंट हमने नहीं दिया, इसका मतलब जो नवंबर का रेंट तो हमें देना ही है, लेकिन अक्टूबर मंथ का जो रेंट हमने नहीं दिया वो इस मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, ओवर ड्यू रेंट हो जाएगा, राइट। तो दैट इज द रीजन कि अपार्ट फ्रॉम द करंट ईयर मंथ्स रेंट आपने प्रीवियस मंथ का भी रेंट नहीं दिया, वो आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगी। तो यहां एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सो एंट्री क्या पास करने वाले हैं आप, तो एंट्री पास करेंगे आप रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और वैल्यूज आपके पास 4000 का दिया हुआ है। मैं फॉर्मेट में नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पे बच्चों आज आपका फोकस करवा रहा हूं। फॉर्मेट में तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन आई जस्ट प्रिफर द कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो फ्यूचर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो फ्यूचर एक्सपेंस में यहां एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रीपेड रेंट। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब बिफोर ड्यू वी हैव मेड द पेमेंट, सो वी कैन कॉल इट पेमेंट मेड इन एडवांस। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। द एक्सपेंस विच इज नॉट एक्सपायर्ड, मतलब अभी भी उसकी वैलिडिटी है, तो इसका मतलब वो एडवांस पेमेंट हो गया। सो यहां आई कैन टेक एन एग्जांपल, प्रीपेड रेंट रुपीज से 2000। सो हियर देयर आर टू फैक्टर्स। इसमें मैं बेसिकली इसका जो मेन एंट्री है, इसमें आपको देखा होगा प्रीपेड रेंट टू कैश कर देते हैं, फिर रेंट टू प्रीपेड रेंट कर लेते हैं। मैं इसका एग्जैक्ट एंट्री आपको बताता हूं क्या हो सकता है। इसमें देखो दो फैक्टर पहले तो इन्वॉल्व करता हूं, और ये नेट इफेक्ट से मैं बता रहा हूं आपको। तो दो फैक्टर क्या होगा, एक तो प्रीपेड रेंट हो जाएगा, ठीक है, मैं दो एंट्री नहीं पास कर रहा हूं, एक ही में हो जाएगा ये। सो प्रीपेड रेंट नेट वाला कर रहा हूं। सो प्रीपेड रेंट का हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि सपोज वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर और हमने दिसंबर का भी रेंट नवंबर में पे कर दिया, सो दिस कॉल्स प्रीपेड रेंट, राइट। तो ये हमारे लिए एसेट्स होगा। क्यों एसेट्स होगा, बिकॉज इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी आर नॉट लाइबल टू पे द रेंट फॉर द दिसंबर, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी नवंबर में पे कर दिया है। सो प्रीपेड रेंट इज एन एसेट्स, और ये जो रेंट है आपके लिए ये एक्सपेंस है। तो एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो ये आपका एक्सपेंस भी डिक्लाइन हो गया है। ऑलराइट, सो इसको कैसे दिखाएंगे, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और जब expense decrease होता है it's supposed to be credit. So the entry should be the entry, final entry, we can call it net entry for the same as prepaid rent account debit, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और मैंने इसमें वैल्यू भी लिया तो वैल्यू भी लिख देते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू रेंट अकाउंट, और ये 2000 रुपीज आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेंस। इसको इस तरह से टेंस से पढ़िए, प्रेजेंट एक्सपेंस, पास्ट एक्सपेंस एंड फ्यूचर एक्सपेंस, राइट। इसी तरह इनकम का भी देखते हैं। सो इनकम भी बच्चों तीन तरह से हो सकता है। Income can also be three types: present income, second one is the past income, third one is the future income. ठीक है, सो प्रेजेंट इनकम आपके लिए क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, फॉर रुपीज 10,000। तो इसमें दो फैक्टर, क्या क्या फैक्टर, एक तो हो गया कैश क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, और दूसरा क्या हो गया, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन, यू कैन से कमीशन। So cash is your assets and commission received is your revenue, right? So cash आपका asset increase कर रहा है because you are receiving something, and आपका revenue भी increase कर रहा है. So applying the rules of debit and credit, asset जब increase होगा तो debit, और जब commission receive, जब आपका revenue increase होगा तो credit. So what is the final entry for the same? Final entry क्या हो सकता है इसका? Final entry हो सकता है cash account debit, ठीक है, और मैंने वैल्यू भी ले लिया तो वैल्यू भी यहां लिख लेते हैं, 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट।
ठीक है, ये हमारी फाइनल एंट्री हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हम लेने वाले हैं वो पास्ट इनकम का ले सकते हैं। पास्ट इनकम का मतलब है ये हमारे लिए एसेट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। मैं फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक्सपेंसेस और इनकम का कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा। ये हमारा पास्ट इनकम हो गया। पास्ट इनकम का मतलब इस टर्म को हम यूज बोलते हैं अक्रूड, एक्रूड कमीशन। अक्रूड का मतलब क्या होता है, अक्रूड का मतलब है इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव। दिस इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। अक्रूड हम इनकम के लिए यूज करते हैं विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है और जो अक्रूड होता है हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। सो अक्रूड कमीशन ऑफ रुपीज से 5000। ठीक है, सो इसमें दो फैक्टर, क्या क्या फैक्टर हो गया, एक बार हम फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें दो फैक्टर अफेक्टेड हो गया। पहला फैक्टर हो गया अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन is your assets because commission is an income which is due but not yet received. So this is an asset and it is increasing. Second one is commission. Commission received. So commission received is a revenue और revenue भी आपका increase हो रहा है। So इसके लिए entry, finally entry आप क्या पास करने वाले, entry हम यहां कर लेते हैं। So the entry, final entry should be accrued commission account debit, accrued commission account debit, accrued commission account debit to commission account। ठीक है, और उसकी वैल्यू 5000 की है तो दोनों जगह 5000 लिख दीजिए। आई एम श्योर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट फ्यूचर इनकम की मैं बात करूं तो यहां फ्यूचर इनकम हो जाता है जैसे प्री रिसीव्ड कमीशन। प्री रिसीव्ड कमीशन का मतलब क्या है, प्री रिसीव्ड का मतलब क्या था, प्री का मतलब था बिफोर। तो यू रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम प्री रिसीव्ड बोल सकते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस बोल सकते हैं और इसको अनअर्न्ड भी बोल सकते हैं बिकॉज ये हमारा फ्यूचर इनकम है, अभी हमने अर्न नहीं करा है। सो दिस बिकम्स योर लायबिलिटीज। सो प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन रुपीज से 4000। मैं नेट एंट्री की बात करूंगा यहां भी। तो इसमें दो फैक्टर क्या क्या अफेक्टेड हो गए, तो एक तो कमीशन हो गया, कमीशन हो गया और एक हमारा प्री रिसीव्ड कमीशन हो गया, प्री रिसीव्ड कमीशन हो गया। तो हियर यू फाइंड कि कमीशन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट, लेकिन सिंस द रेवेन्यू हैज कलेक्टेड इन एडवांस so there is a decline in the value of revenue, all right, and pre-received commission का मतलब होता है liabilities, क्योंकि हमने unearned बोला है इसको, तो ये हमारे लिए liabilities हो गई और ये liabilities आपकी increase हो रही है। तो revenue जब decrease होगा it's supposed to be debited और liabilities जब increase होगी it's supposed to be credited। So now what is the final entry for the same, right? इसकी final entry क्या हो जाएगी, इसकी final entry हो जाएगी commission account debit, commission account debit to pre-received commission account, commission account debit to pre-received commission account, commission account debit to pre-received commission account और ये हमारा 4000 रुपीज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो एंट्री हो गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्री-रिसीव्ड कमीशन अकाउंट। तो आज के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बच्चों इतना ही। आज हमने जो कवर करा है उसमें हमने डिटेल स्टडी करी है। गुड्स को हम परचेजेस से कनेक्ट करके देखा हमने। परचेजेस की जब बात कर रहे थे उसमें कैश और क्रेडिट की बात करी हमने। परचेज रिटर्न का बारे में मैंने समझाया साथ में कनेक्ट करके। सेल्स में हमने कैश और क्रेडिट के साथ सेल्स रिटर्न के बारे में आपको समझाया। फिर एक्सपेंसेस को हमने प्रेजेंट एक्सपेंस, पास्ट एक्सपेंस एंड फ्यूचर एक्सपेंस में समझा। एंड इनकम को भी हमने प्रेजेंट इनकम, पास्ट इनकम एंड फ्यूचर इनकम को समझा। एक्सपेंसेस और इनकम को समझना जो लास्ट में मैंने बताया बहुत सिंपल होता है। एक्सपेंसेस सपोज ईस्ट डायरेक्शन में ले लीजिए, मतलब ऑपोजिट में टर्म एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका इनकम वेस्ट हो गया। तो प्रेजेंट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, तो प्रेजेंट इनकम क्या होगा, रेवेन्यू हो जाएगा। पास्ट एक्सपेंस इज अ लायबिलिटीज,
तो पास्ट इनकम क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज का उल्टा क्या होगा, एसेट्स। फ्यूचर एक्सपेंस इज एन एसेट्स, तो फ्यूचर इनकम क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो जब भी कोरिलेट करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से अकाउंट समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसे ही आप सेशन अटेंड करते रहे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बेसिकली हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर दें, ठीक है। जर्नल में तो आप पोस्ट कर ही लोगे, लेकिन इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे इसको समझते हैं, सो इसको एक बार बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है, जो क्लैरिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।